Question number 8. Find the relationship between A and B so that the function f defined by fx equal to this is continuous at 3. इस कंसेप्ट पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत क्वेश्चन आपको मिले और अक्सर बोर्ड में आते हैं। क्वेश्चन है fx is ax plus 1 if x is less than equal to 3 and bx plus 4 if x is greater than 3। तो कह रहा है कि a और b में क्या रिलेशन होना चाहिए ताकि यह फंक्शन कंटिन्यूअस हो एट 3। तो प्रोसीडिंग जो हम यहाँ लिखेंगे 2 लाइन, ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा लिखना चाहिए। उस 2 लाइन के बाद आप फिर जैसे जो निकाले, एक साथ निकाले, अलग निकाले, डजंट मैटर, लेकिन फर्स्ट 2 लाइन एज इट इज होना चाहिए, जो यहाँ पर हम आपको स्ट्रेस दे रहे हैं। Since f is continuous at 3, या if f is continuous at 3, therefore functional value at 3 must be equal to left hand limit at 3 is equal to right hand limit at 3। ये 2 लाइन आपको हमेशा लिखना चाहिए। अक्सर देखते हैं आप पूरा क्वेश्चन बना देते हैं, लेकिन यह नहीं क्लियर हो पाता है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं या आप बात को समझ भी रहे हैं या नहीं। भाई हम चाह रहे हैं कि फंक्शन जो है 3 पर कंटिन्यूअस हो। तो if f is continuous at 3 या since f is continuous at 3, मान रहे हैं x is continuous at 3, then functional value at 3, left hand limit at 3 and right hand limit at 3 all should exist and are equal, तब वो 3 पर कंटिन्यूअस है। अब इसके बाद आप तीनों को अलग अलग निकालने और इक्वेट करें, या सुविधा है, छोटा छोटा बात है फंक्शन, तो आप डायरेक्ट एक साथ लिख दें, आपकी मर्जी। Therefore, f3 value of the function at 3, yeah, when x is equal to 3, ये डेफिनेशन लगेगा, x के जगह 3, x के जगह 3, तो f3 का वैल्यू हो गया a into 3 plus 1, left hand limit at 3, limiting value of the function at a minus h, 3 minus h as h tends to 0, right hand limit at 3, limiting value of the function at a plus h, 3 plus h as h tends to 0, और 3a plus 1 limit h tends to 0, value of the function at 3 minus h, 3 minus h, x के जगह हमारा 3 minus h, and 3 minus h is a quantity just less than 3, and less than 3 के लिए ये ऊपर वाला डेफिनेशन है। x के जगह हमारा क्या है 3 minus h, इस x के जगह 3 minus h, तो
a into 3 minus h plus 1 is equal to limit h tends to 0. Value of the function at 3 plus h. 3 plus h is something greater than 3. अब greater than 3 के लिए ये definition ये, लेकिन हमारा x की जगह क्या है 3 plus h. It is b into 3 plus h plus 4 और 3a plus 1. अब हम लिमिट ले सकते हैं h 0. It is simply 3 minus 0 3. 3a plus 1 यहाँ भी h 0 तो 3b plus 4. अब ये दोनों सेम आ गया और 3a is equal to 3b और 1 को उधर ले लिए तो 4 minus 1 3 और a 3 से डिवाइड कर दिया b plus 1 और a minus b should 1 the required relation. ये क्वेश्चन था यदि ये फंक्शन 3 पर कंटिन्यूअस है तो a और b के बीच क्या रिलेशन होना चाहिए. दिस इज द रिलेशन. देख लीजिए और ऐसे किसी भी क्वेश्चन में हमारी प्रोसीडिंग यही होगी. फर्स्ट टू लाइन एज इट इज. उसके बाद यदि फंक्शन इजी है छोटा है तो आप एक साथ लिखिए. यदि फंक्शन लेंथी है बड़ा है कॉम्प्लेक्स है तो आप फंक्शन वैल्यू अलग निकालिए. लेफ्ट लिमिट अलग निकालिए राइट लिमिट अलग निकालिए उसको इक्वेट कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका लिमिट निकालने हमने आप लोग को दिया था और बहुत से लोगों ने गड़बड़ किया था. हमने ब्लेंडर लिखा था तो आज उसका सॉल्यूशन करेक्ट सॉल्यूशन यहाँ हम आपको दे रहे हैं. fx है x square into sin 1 by x if x is not 0 and its value is 0 if x is 0. Examine fx is continuous function or not. पार्टिकुलर पॉइंट पर दे देता तो बहुत इजी था. सिर्फ एक ही चेक करते लेकिन जनरल कर दिया तो कोई बात नहीं. हमने क्वेश्चन यहाँ लिख दिया इसको मिटा इसको ऑफ कर रहे हैं. बहुत हीट करता है इसलिए. केस 1 लेट x is not 0 then fx is x square into sin 1 by x. Polynomial function into trigonometric function. और हम लोग जानते हैं पोलिनोमियल फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है और टू कंटिन्यूअस फंक्शंस का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होता है. तो सिंस पोलिनोमियल एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस therefore fx is continuous for all x not equal to 0. Case second, let x is 0. तो चूंकि 0 पर डेफिनेशन चेंज हो रहा है.
जीरो के लेफ्ट साइड में कुछ और डेफिनेशन है, जीरो के राइट साइड में कुछ और डेफिनेशन है। जीरो के लेफ्ट साइड नॉन जीरो हो गया, जीरो के राइट साइड नॉन जीरो हो गया, तो उसके लिए डेफिनेशन अलग है। तो जिस पॉइंट पर डेफिनेशन चेंज हो रहा है उस पॉइंट पर प्रॉपर्टी कभी नहीं लगेगी। इस केस में डेफिनेशन चेंज नहीं हो रहा है, x इज नॉट जीरो, चाहे वो जीरो से बड़ा हो चाहे छोटा हो, सब केस में ये है। इसलिए हमने प्रॉपर्टी से कह दिया कि फॉर ऑल x नॉन जीरो x इट इज कंटिन्यूअस। लेकिन एट जीरो डेफिनेशन चेंज हो रहा है, इसलिए यहां पर हमको तीनों चेक करना होगा। फंक्शनल वैल्यू एट जीरो दिया हुआ, when x is zero, when x is zero, image is zero, so f0 is 0. Left hand limit at 0. By definition, limiting value of the function at 0 minus h as h tends to 0. Limit h tends to 0. Value of the function at 0 minus h. 0 minus h is a quantity just less than 0, not 0. Less than 0. और नन जीरो के लिए ये डेफिनेशन है। लेकिन ध्यान दें, छोटी ब्रैकेट में x के जगह हमारा 0 माइनस h, इस x के जगह 0 माइनस h, इस x के जगह 0 माइनस h, इस x के जगह 0 माइनस h. So we get 0 minus h whole square into sine of 1 upon 0 minus h. और खूब सावधानी से इस स्टेप को देखिए और अपना मिस्टेक समझिए, और ये भी सीखिए कि ऐसे केस में वैल्यू कैसे निकालना है। इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h का स्क्वायर h स्क्वायर इंटू 1 upon 0 minus h, 1 upon minus h, minus 1 upon h, and sine minus theta minus sine theta. It is minus sine 1 by h. अब हमने देखा कि आप लोग sin 1 by h upon 1 by h कुछ बहुत कुछ लिखे, और ये ध्यान नहीं दिए कि 1 by h tends to 0 है क्या? h tends to 0 तो 1 by h tends to infinity हो गया sin। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला आप पढ़ा है कि sin थीटा बाय थीटा थीटा टेंड्स टू इंफिनिटी 1 होता है? ऐसा नहीं पढ़ेंगे। इसको इस तरह से वैल्यू निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन 1 upon h. It is 0. h स्क्वायर 0 स्क्वायर 0। और ये समझिए कि साइन 1 by h, इस माइनस से कोई मतलब नहीं है। h टेंड्स टू 0, हम ये नहीं बोल रहे h इज 0 तो अनडिफाइंड हो जाएगा। हम बोल रहे हैं h tends to 0. When h tends to 0, 1 by h will tend to infinity. Tend to infinity. Infinity नहीं बोल रहे हैं, अनडिफाइंड नहीं बोल रहे हैं। Tend to infinity means very very large angle. हम लोग जानते हैं कि चाहे एंगल कितना भी बड़ा हो, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 1000 राउंड, लाख राउंड, 1 किलो टन राउंड, 1000 किलो टन राउंड, जितना राउंड लगाइए एंगल बढ़ते जा रहा। आपको जितना बड़ा लेना है ले लीजिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि फॉर ऑल थीटा वैल्यू ऑफ साइन थीटा यहाँ इक्वल नहीं होगा
वैल्यू ऑफ साइन थीटा यहाँ इक्वल होगा वैरीज फ्रॉम -1 to 1। अब हम ये नहीं जानते हैं कि आपने एंगल 1 किलो टन राउंड लिया या 1000 किलो टन राउंड लिया। किसी ने 1 किलो टन राउंड लेके कहा कि बहुत बड़ा हो गया सर और थक गया और यहाँ रुक गया। किसी ने 2 किलो टन राउंड लिया लेकिन वो यहाँ पर रुका, वो यहाँ पर रुके, वो एंगल यहाँ पर टर्मिनेट करे, किसी का एंगल यहाँ पर टर्मिनेट करे। किसी ने 1000 किलो टन राउंड लगाया और थक गया और यहाँ पर आकर एंगल उसकी रुक गई। तो कहाँ पर एंगल रुकेगा एग्जैक्ट नहीं जान रहे, कितना बड़ा होगा एग्जैक्ट नहीं जान रहे, लेकिन इतना जान रहे हैं कि चाहे कितना भी बड़ा हो 1/s का वैल्यू चाहे कितना भी बड़ा हो, दिस इज थीटा, साइन का वैल्यू -1 और 1 के बीच ही कुछ होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसी बात को यहाँ लिखना इनटू सम फाइनाइट क्वांटिटी lying in closed interval -1 -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, हम नहीं जानते। Now 0 into some finite quantities, this is its correct way of limit। तो क्या हमने दिखा दिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट 0 इज आल्सो 0। अब राइट हैंड लिमिट हम आपके लिए होमवर्क छोड़ते हैं, समझा दे रहे हैं, आप खुद करेंगे और कंप्लीट करेंगे इस क्वेश्चन को। राइट हैंड लिमिट में यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये तो प्लस हो ही गया, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो गया, बाकी क्या अंतर है, कुछ नहीं। सो राइट हैंड लिमिट इज आल्सो 0, फंक्शनल वैल्यू इज 0, राइट हैंड लिमिट इज 0, लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0, तो फंक्शन क्या हुआ कंटिन्यूअस एट 0। तो नन 0 में भी कंटिन्यूअस था और 0 पर भी कंटिन्यूअस है। तो क्या हुआ इसका मतलब, इट मींस गिवन फंक्शन, दिस फंक्शन is continuous at each point of its domain. Its domain is set of all real numbers. So given function is continuous at each point of its domain. Question number 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस में भी पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव में भी। क्वेश्चन नंबर 10, fx is x minus greatest integer function x is discontinuous at all integral points। आप जानते हैं x आइडेंटिटी फंक्शन और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इनका ये डिफरेंस है। आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट बट नॉट दिस। ये फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पिछले क्लास में देखा था हम लोगों ने, नन इंटीग्रल पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस होता है लेकिन इंटीग्रल पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस होता है। उसी के चलते इस केस में भी it is discontinuous at each integral point। तो थ्योरेटिकल प्रूफ हम लोग देखेंगे और फिर इसका ग्राफ जस्ट फॉर इंटरेस्ट देखेंगे।
let alpha belongs to z। चूंकि इस फंक्शन का डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है तो इंटीजर्स उसमें है। Therefore, functional value at alpha is an integer, alpha minus greatest integral value at alpha, and this is alpha minus, चूंकि अल्फा एक इंटीजर है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटीजर, उसका वैल्यू एज इट इज रह जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू एज 2 is to greatest integral value of -2 -2, तो जो भी इंटीजर अल्फा एज इट इज, सो इट्स वैल्यू इज 0। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट at alpha, limiting value of the function at alpha minus h as h tends to 0, limit h tends to 0, x के जगह अल्फा माइनस एच है, इस x के जगह अल्फा माइनस एच, तो जहां जहां x है अल्फा माइनस एच, तो अल्फा माइनस एच माइनस अल्फा माइनस एच, ये तो अल्फा माइनस एच है। इसका वैल्यू ठीक से समझो, इसका वैल्यू क्या हो, लिमिट h tends to 0, अल्फा माइनस h माइनस, अब देखिए अल्फा इज सम इंटीजर, तो जब अल्फा माइनस h लेंगे तो वो अल्फा के लेफ्ट साइड में कोई रियल नंबर है, दिस नंबर इज जस्ट लेफ्ट साइड ऑफ अल्फा, दैट इज लेस देन ऑफ अल्फा, और लेस देन अल्फा है तो इस नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू इससे ठीक लेफ्ट जो इंटीजर होगा वो होगा। चूंकि अल्फा एक इंटीजर है, इसके ठीक प्रीसीडिंग इंटीजर होगा अल्फा माइनस 1, सो इमेज ऑफ दिस रियल नंबर अल्फा माइनस एच क्या हो गया, इट इज अल्फा माइनस 1, और अब लिमिट ले लिया h 0, तो अल्फा माइनस 1 एंड दिस इज 1। अब यहीं पर रुक गया, functional value at alpha is 0 and left hand limit at alpha is 1, so function is discontinuous at alpha, और चूंकि अल्फा एक आर्बिट्ररी इंटीजर, so therefore f is discontinuous at alpha, therefore since alpha was arbitrary, therefore
fx is discontinuous at each integral point. जरूरत नहीं है, फिर भी हम लोग इसका राइट हैंड लिमिट निकाल कर देखते हैं। और फिर जैसा कि हम कई बार रिपीट कर चुके हैं कि हमेशा एक पार्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करना बेटर होता है, वो आपको समझ में आएगा। यहाँ बहुत बार स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड लिमिट पहले नहीं निकालते, उनको लगता है क्या है जब पहले राइट लिमिट निकाल लो, जबकि पहले प्रीफर करना चाहिए स्मॉलर को। जरा देखिए राइट हैंड लिमिट क्या होता है। राइट हैंड लिमिट एट अल्फा, limiting value of the function at alpha plus h as h tends to 0. Limit h tends to 0 value of the function at alpha plus h. इस x के जगह हमारा अल्फा प्लस h है, यहाँ अल्फा प्लस h, यहाँ अल्फा प्लस h. So it is alpha plus h minus greatest integral value at alpha plus h. Limit h tends to 0 alpha plus h. अब देखिए कहीं अल्फा है, अल्फा प्लस h we know h is very small but always positive, so alpha plus h will be a real number just right of alpha. Though it is very close to alpha, but on the right side of alpha. So alpha plus h is greater than alpha. So what is its integral value? Greatest integral but not greater than this number is alpha. So its value, its image under this function is अल्फा। और अब हम लिमिट ले लिए h 0, अल्फा माइनस अल्फा 0, जो ये था। यदि आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये आपका एक्स्ट्रा वर्क होगा, तो वो भी 0 आ गया। इसलिए हमेशा प्रीफर करना चाहिए लेफ्ट टू राइट, छोटे से बड़े की ओर, हमेशा आप फायदे में रहेंगे। ठीक है, बहुत जगह आपको फायदा नहीं दिखेगा, लेकिन मैक्सिमम जगह पर आपको फायदा दिखेगा। इस क्वेश्चन में ग्राफ नहीं पूछा है, लेकिन इसका ग्राफ आपको जानना चाहिए, बहुत जगह आपको हेल्प मिलेगा। तो बियॉन्ड दिस क्वेश्चन हम थोड़ी देर इसको ऑफ कर देते हैं, गर्मी लग रहा है। हम इसका ग्राफ देखना चाहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ। देखिए f0 क्या होगा? 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ 0। आप जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ 0 इज 0, सो f0 इज 0 माइनस 0 0। f 0.1 and greatest integral value of 0.1 क्या होगा? Greatest integral value of 0.1, this is 0.1, क्या होगा? 0। Greatest integer but not greater than this number, so greatest integral value of 0.1 is 0. So what we get? 0.1. Similarly, 0.7
तो 0.7 माइनस 0.7 इधर कहीं है, सो इट्स ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू इज अगेन 0.7, f 0.9 और ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू 0.9 0। लेकिन जैसे ही 1 हुआ तो 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ 1 इज 1, 0 हो गया। ये चीज रिपीट करेगा बार बार। यदि f1 is 0, f1.1 तो x के जगह 1.1 माइनस इसका वैल्यू 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ये 1 है, दिस इज 1.1। So greatest integral value of 1.1 is 1, greatest integer but not greater than this number, तो 1.1 का वैल्यू 1 हुआ, तो यहाँ -1 करेंगे, so this will 0.1। f 1.7 मान लीजिए लेते हैं, तो ये तो 1.7 रहा, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ 1.7 again 1, so what we get 0.7। if we take f 1.9 माइनस, आप देख सकते हैं 1.9 का भी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू 1 है, so we get 0.9। और जैसे ही 2 हुआ 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ 2 इज 2, 0। यह बार बार रिपीट करेगा। फिर जैसे हम 1 के बाद 2, 2.1, 2.2, 2.5, 2.7, 2.9, 3 ऐसे करके आप देखते जाइए, ये वैल्यू रिपीट होते रहेंगे। तो इसका ग्राफ क्या होगा, और नेगेटिव डायरेक्शन में भी सेम फॉलो करेगा। आप तो एक दो नेगेटिव वैल्यू लेकर के देखिए, तो यदि इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, ये लाइन मान लो 1 का, दिस लाइन इज फॉर 1। It is parallel to x-axis at a distance 1। अब देखिए उसको प्लॉट कर रहे हैं, माइन्यूटली देखिए। When x is 0, y is 1, तो ये पॉइंट प्लॉट हुआ। प्लॉटिंग का रूल ये है, लेकिन यहां पर हम उस कारण से ऐसा प्लॉट कर रहे हैं। x is 0.1, y is 1, x is 0.1, y is 0.1, x 0.1, y 0.1। आप इसके बीच कोई नंबर लें तो प्लॉट होते जाएगा, तो ये ऐसे प्लॉट होते जाएगा। और इन सभी को प्लॉट करते जाइए, प्लॉट होते जाएगा इस तरह से। इस तरह से प्लॉट होते जाएगा, लेकिन जैसे ही 0.9 तक होगा, x is 0.9, y 0.9, x is 0.9, y 0.9,
लेकिन जैसे ही 1 हुआ ये यहाँ प्लॉट नहीं होगा। व्हेन x is 1 y 0 यहाँ प्लॉट हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक वैकेंट सर्किल हो गया, मींस दिस पॉइंट इज एक्सक्लूडेड। फिर ये रिपीट होगा, व्हेन x is 1 y 0, x is 1.1 y 0.1, x is 1.1 y 0.1, ये इस तरह से प्लॉट होते आएगा इसके पैरेलल, ये पैरेलल होगा। हाँ, ये पैरेलल ऐसा है, बिल्कुल इसके पैरेलल होगा। लेकिन जैसे ही 2 पर आया तो पॉइंट यहाँ प्लॉट नहीं होगा, यहाँ वैकेंट हो जाएगा, 2 पर यहाँ प्लॉट हो जाएगा। फिर जैसे हम 1.1 1.7 वगैरह लेके देखा, 2.1 2.2 2.3 2.9, ये ऐसे आते जाएगा 3 तक। लेकिन जैसे ही 3 पर पहुंचा यहाँ प्लॉट हो जाएगा और यहाँ वैकेंट हो जाएगा। ठीक यही बात इधर भी होगी इस तरह से। ये सभी आपस में पैरेलल होंगे, इनकी हाइट 1 होगा और इट विल गो अप टू इंफिनिटी ऑन बोथ साइड्स। अब देखिए इस ग्राफ को, ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस एट ईच इंटीरियर पॉइंट। 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, 1 पर डिसकंटिन्यूअस है, -1 पर डिसकंटिन्यूअस है। The graph is discontinuous at each integral point and continuous at each non-integral points. बहुत बार स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमसे पूछते हैं कि सर ये क्वेश्चन यदि आता है कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी तो क्या हम इसको ग्राफ से आंसर कर सकते हैं? तो इट डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन। यदि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और ग्राफ आपको याद है तो आपको तो डायरेक्ट वहां आंसर लिखना है। आपने कैसे कैलकुलेशन किया वहां तो कोई बात ही नहीं है, और आपको यदि ग्राफ याद है तो तुरंत आंसर आपको याद हो जाएगा। लेकिन यदि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मान लीजिए मल्टीपल चॉइस नहीं है, सब्जेक्टिव है, तब आप ग्राफ से आंसर नहीं कर सकते हैं। फिर वहां पर आपको उसका सॉल्यूशन जो भी हमने दिखलाया वो करना होगा, वो देना होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है। इस तरह का ये पहला क्वेश्चन है हमारे इस कलेक्शन में, इसलिए ठीक से समझेंगे हाउ टू प्रेजेंट, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं स्टूडेंट्स का प्रेजेंट इसी सेम टाइप का क्वेश्चन आपको और लेंदी मिलेंगे। ये सिंपल क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k fx is continuous at π/2। स्टूडेंट क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते नहीं है या समझते नहीं है, उनकी प्रोसीडिंग बहुत रॉन्ग होती है। और जब हम बोर्ड में क्वेश्चन कॉपी उनकी देखते हैं, या मेरे अंडर में बहुत सारे एग्जामिनर कॉपी जांच रहे होते हैं, तो बहुत आश्चर्य होता है कि इतना सिंपल क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स गलती कर रहे हैं और प्रोसीडिंग उनकी गलत है। क्या होनी चाहिए करेक्ट प्रोसीडिंग, यहाँ पर हम लिखेंगे और वो आपको फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 11, since fx is continuous at x is equal to π/2, therefore functional value at π/2 must be equal to left hand limit
at pi by 2 must be equal to right hand limit at pi by 2। यह दो सेंटेंस ऐसे क्वेश्चन में निश्चित होना चाहिए। अब यदि क्वेश्चन सिंपल है तो आप ये तीनों चीज एक साथ यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर स्पेस कम पड़ेगा और अलग अलग कैलकुलेशन है, तो इस स्टेप के बाद आप फंक्शनल वैल्यू लिखिए 1, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए 2nd, राइट हैंड लिमिट निकालिए 3rd और फिर कंपेयर कर दीजिए। लेकिन यह दो स्टेटमेंट सेंटेंस तो होना ही चाहिए। कई बार स्टूडेंट्स को देखते हैं, क्वेश्चन देखा फंक्शनल वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, उसके बाद वो लिखते हैं सिंस इट इज कंटीन्यूअस देयरफॉर दिस। कुछ हद तक वो भी ठीक है, लेकिन जो बेस्ट वे है वो कि आपको इस तरह से प्रोसीड करनी है। नाउ व्हाट इज फंक्शनल वैल्यू एट पाई बाय 2? तो डेफिनेशन देखिए, एट पाई बाय 2 वैल्यू और इमेज ऑफ द फंक्शन इज 3। ये डायरेक्ट लिख देना, इट इज 3। और इसके लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे, बिना एक्सप्रेशन लिखे यदि आप डायरेक्ट लिखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, वहाँ डायरेक्ट ही करना चाहिए। लेकिन सब्जेक्टिव में जहाँ डिस्क्रिप्टिव हम सॉल्यूशन दे रहे हैं वहाँ पर डेफिनेशन आना चाहिए। इसका लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पाई बाय 2 माइनस h as h tends to 0, right hand limit at pi by 2, limiting value of the function at a plus h, pi by 2 plus h as h tends to 0, और 3 is equal to limit h tends to 0, value of the function at pi by 2 minus h. Pi by 2 minus h is a number just left of pi by 2. That is, ये definition लगे, x is not equal to pi by 2, तो pi by 2 minus h is not equal to pi by 2, pi by 2 plus h is not equal to pi by 2, इसलिए दोनों केस में ये डेफिनेशन लगेगा और छोटी ब्रैकेट में हमारा x के जगह जो है वो यहाँ आएगा और वही यहाँ आएगा। तो हम इसको सावधानी से लिखेंगे, इट इज k into cos of x, x के जगह हमारा है by 2 minus h divided by pi minus 2x, x के जगह हमारा है pi by 2 minus h, limit h tends to 0, value of the function at pi by 2 plus h, same definition है k into cos pi by 2 plus h upon pi minus twice of pi by 2 plus h, और 3 is equal to limit h tends to 0, k into cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा सभी लोग जानते हैं, साइन h, और ये क्या हो जाएगा, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2 पाई प्लस 2h, तो पाई 2 into 2 कैंसिल, पाई माइनस पाई कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 2h, and limit h tends to 0, k times cos 90 plus theta is minus sin theta, so it is minus sin h, और नीचे 2 2 कैंसिल, पाई माइनस पाई कैंसिल, माइनस 2h,
So this is 3 is equal to sin h by h is 1. Limiting value sin h by h as h tends to 0 is 1. So it is k by 2. यहाँ भी ये माइनस माइनस कैंसिल, तो sin h by h tends to 0 is 1. So it is k by 2. So what is k? 3 into 2, 6. This is the answer. यदि ये मल्टीपल चॉइस में आता जैसा कभी आ रहा है तब हमारा आंसर क्या होता, समझिए। यदि आपसे पूछा जाता fx is k into cos x upon pi minus 2x when x is not equal to pi by 2 and 3 if x is pi by 2 और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, तब आपको इतना करने की जरूरत नहीं। फिर आप डायरेक्ट शॉर्ट में सोचेंगे कि इस x के जगह हम पाई बाई 2 लेंगे, इस x के जगह पाई बाई 2 लेंगे तो क्या होगा। अब देखिए अनडिफाइंड हो रहा है, cos पाई बाई 2 0 और यहाँ पाई बाई 2 लेंगे तो 0, अनडिफाइंड हो रहा है। तो उसको डिफाइन बनाने के लिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट जो आपको सुविधा हो, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, आप यहाँ पर अपने मन में पाई बाई 2 माइनस से सिंप्लीफाई करते हैं, रखिए। तो cos 90 माइनस थीटा sin h, और यहाँ जब हम x के जगह पाई बाई 2 माइनस h रखेंगे तो h के ऊपर एज इट इज, और क्या बचा 2h। तो आप मन में सोच लीजिए कि ये 1 हो गया तो k by 2 मस्ट बी इक्वल टू 3, सो k is 6। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, इससे एक ग्रेड ऊपर हो गया, such that fx equal to this function is a continuous function at what point? Silent. It means it is continuous in its domain. It is continuous at each point of its domain. हम इस फंक्शन को यहाँ पर लिखेंगे, उसको ऑफ करेंगे। fx का वैल्यू 5 होगा if x is less than equal to 2, ax plus b होगा if x is less than 10 greater than 2 and 21 होगा if x is greater than equal to 10। अब जरा इक्वल टू है, ठीक है, रहने दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें फंक्शन वैल्यू चाहिए इसलिए इक्वल टू है, ये हमारा फंक्शन। अब जरा सोचिए, हमें a एंड b का वैल्यू निकालना है। a एंड b दो अननोन है, दो अननोन के लिए दो इक्वेशन चाहिए, इसलिए पिछले केस में तो एक ही केस था कि इट इज कंटिन्यूअस एट 3, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट 3, राइट हैंड लिमिट एट 3, फंक्शन वैल्यू एट 3।
लेकिन यहाँ पर चूंकि दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए, इसलिए इनका टर्निंग पॉइंट यूज करेंगे। इसका टर्निंग पॉइंट 2 भी है एंड 10 पर भी है। 2 पर भी डेफिनेशन चेंज हो रहा है और 10 पर भी। तो एक बार यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करेंगे, एक बार यहाँ ये एक इक्वेशन देगा, ये एक इक्वेशन देगा, दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व कर देंगे, लेकिन प्रोसीडिंग वही होगी जैसा अभी मैंने बताया। सिंस f is a continuous function, therefore it is continuous at 2 and 10 also। ये पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस है तो 2 और 10 पर भी होगा। Since it is continuous at 2, therefore functional value at 2 is equal to left hand limit at 2। डायरेक्ट लिख सकते हैं, limiting value of the function at 2 minus h tends to 0 is equal to right hand limit at 2, limiting value of the function at 2 plus h as h tends to 0। Therefore f2 value of the function at 2 ये दे रहा, when x is 2 it is 5, image is 5, limit h tends to 0, value of the function at 2 minus h, ऑब्जर्व कीजिए 2 minus h is less than 2 और less than 2 के लिए यही डेफिनेशन, and it is 5, it is free from x, तो 2 minus h हो या 2 minus कुछ भी हो, it is always 5। limit h tends to 0, value of the function at 2 plus h, 2 plus h is some quantity greater than 2, just left of 2, बहुत दूर नहीं कि आप कहें कि 10 से बड़ा हो गया तो 10 से बड़ा नहीं हो सकता, it is very very close to 2, just on right side of 2, तो ये डेफिनेशन अप्लाई हो। ये हमारा x के जगह क्या है 2 plus h, तो इस x के जगह 2 plus h, so it is a into 2 plus h plus b, और ये भी 5 ये भी 5, h 0, so we get 2a plus b, एक इक्वेशन ये मिला, लेकिन दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए ही चाहिए। Since it is continuous at 10 also, हम पहले लिख चुके हैं, therefore functional value at 10 is equal to left hand limit at 10, डायरेक्ट लिख दीजिए, limiting value of the function at 10 minus h as h tends to 0, right hand limit at 10, डायरेक्ट लिख दीजिए, limiting value of the function at 10 plus h as h tends to 0। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 10 ये दे रहा is 21, limit h tends to 0, value of the function at 10 minus h, 10 minus h means something less than 10, something less than 10 मतलब इसमें आ रहा, ये डेफिनेशन लगेगा, लेकिन ध्यान रहे कि इस छोटी ब्रैकेट में हमारा क्या है
10 माइनस एच, एक्स के जगह 10 माइनस एच रख दीजिए, a इंटू 10 माइनस एच प्लस b, value of the function at 10 plus h. 10 plus h means something more than 10, just greater than 10, more than 10. ये definition. Its value is 21. और 21 यहाँ लिमिट h0 लिया तो 10a प्लस b और 21 is 10a प्लस b। ये हमें दो इक्वेशन मिल गए, दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व कर दें। अब सॉल्व करके वहां दिखाना 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बाउंडनेस नहीं है, आप वर्बली सॉल्व कर दीजिए, आप साइड में रफ में कैलकुलेट करके डायरेक्ट लिख दीजिए, फुल्ली करेक्ट। कोई यदि वर्बली भी सॉल्व करना चाहे तो देखो, फर्स्ट में सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b माइनस b कैंसिल, 2a माइनस 10a माइनस 8a, and 5 minus 21 minus 16, so a is 2, so b is, if a is 2 4 इधर आया, 5 minus 4 1, b is 1। तो यहाँ पर इसके बाद आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, सॉल्व करके आपको दिखाना जरूरी नहीं है। Hence by 1 and 2 we get a is 2, b is 1, this is the answer। तो ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर आएंगे 2 नंबर में, 4 नंबर, 6 नंबर में भी आता है। वैसे क्वेश्चन भी हम आगे लेंगे, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, लेंथी होगा, लेकिन हमने आपको लिमिट खूब अच्छे से पढ़ाया बताया। यदि आप लिमिट सीख चुके हैं और रेडी हैं कि कभी भी कहीं भी लिमिट का क्वेश्चन कर सकते हैं, तो सारे क्वेश्चन आप आराम से कर सकेंगे। So next question, क्वेश्चन नंबर 13, सिंपल क्वेश्चन है, आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, और इस तरह के एक क्वेश्चन पिछले दिन हमने किया था, FOG एंड GOF। हाँ, फंडामेंटली कोई चाहे तो कर सकते हैं, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉपर्टी में बताया था, उसके डोमेन का कोई भी अल्फा लेकर आप कीजिए तो लेंथी होगा, स्क्वायर हो जाए, रूट हो जाए, लेंथी हो जाएगा, लिमिट आप वहां पर निकालेंगे आप लेंथी होगा। लेकिन प्रॉपर्टीज है, यदि हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो ज्यादा बेटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, fx is cos x स्क्वायर। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, cos स्क्वायर x, यहां पर है cos ऑफ x स्क्वायर। तो हम प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हैं, लेट gx is cos x and hx is x स्क्वायर मान लिया। क्यों इसी को माने? क्योंकि दो फंक्शन है, एक कॉस फंक्शन है इन्वॉल्व और एक पोलिनोमियल फंक्शन x स्क्वायर है इन्वॉल्व। gx hx क्योंकि fx ऑलरेडी यूज्ड है, तो अदर देन f g और h हमने दो फंक्शन मान लिया। अब हमारा फंक्शन fx या तो g-o-h से आएगा या h-o-g से आएगा, हम पहले से नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, रटने की बात नहीं। हाँ, रफ में करके आप लिखे, उससे बेटर डायरेक्ट लिखिए, बहुत से बहुत क्या होगा, एक लाइन आपको काटना पड़ेगा। तो हम रैंडमली चल रहे हैं यहाँ से,
Now h o g of x, it is by definition h of gx, h of what is gx, cos x. तो गलत प्रोसीडिंग हो गई, ये आ जाएगा h ऑफ cos x, तो hx है x स्क्वायर, इस छोटी ब्रैकेट में cos x है, x के जगह cos x है, इस x के जगह cos x रखेंगे तो cos x स्क्वायर ये आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा लाइन ऐसे दे दीजिए, we have GOH of x by definition G of hx. G of what is hx, देखिए x square. Now G of x square, देखिए ये हमारा gx, इस x के जगह हमारा x स्क्वायर, इस x के जगह x स्क्वायर लेंगे तो बाय डेफिनेशन यहाँ भी x स्क्वायर लेंगे। सो g ऑफ x स्क्वायर का वैल्यू हो गया cos ऑफ x स्क्वायर, ये हमको चाहिए था। एंड व्हाट इज दिस, fx। अब लिखेंगे कि सिंस g is trigonometric function, therefore it is continuous. Also h is polynomial function, therefore it is continuous. Since composition of two continuous functions is continuous, therefore GOH is continuous, but GOH is fx, therefore fx is continuous. और ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आता है तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पर आप शॉर्ट में सोच लीजिए FOG GOF प्रॉपर्टी कहता है ये कंटिन्यूअस होगा। अब जी हम ये लेंगे, एफ हम ये लेंगे, दोनों जो कंटिन्यूअस है तो उसका कंपोजिशन कंटिन्यूअस होगा, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय दिस। सिंपल है, बनाएंगे हम, और जस्ट फॉर इंटरेस्ट एंड कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू हम इसका ग्राफ भी देखना चाहेंगे। तो इसका ग्राफ और कंसेप्ट आपको और भी कई जगह जरूरत पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को लिख ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14। fx is given mod x minus mod of x plus 1. What is its domain? Set of all real numbers. Mod x का डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। Every modulus function का सेट ऑफ डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर।
इसका भी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर, इसका भी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर. सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. हमने इसको ऑन किया, किस पॉइंट पर था मैं भूल गया. फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. यस, ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमको डिस्कस करनी है. समझिए इसका थीम. हम जानते हैं इंडिविजुअली ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है. लेट gx is mod x and hx is mod x plus 1. Since modulus functions are continuous, therefore g and h are continuous. Since difference of continuous functions is continuous, therefore gx minus hx is continuous. But gx minus hx, mod x minus mod x plus 1, fx is continuous. ये हो गया प्रॉपर्टी से. यदि आपको बनाना है तो आपको 2 केस, 3 केस, 4 केस, 5 केस, कितने केसेस होंगे वो इसके ग्राफ से समझ में आएगा. और इसे हम इसके डेफिनेशन को ब्रेक करेंगे. और ये ब्रेकिंग इसलिए बता रहा हूँ, ये ग्राफ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इंटीग्रेशन में भी जरूरत पड़ेगा. क्या है इसकी ब्रेकिंग समझिए. हम लोग पढ़े हैं mod x is v shaped at 0. ये यहां पर ऐसा हो, अकेला, कंबाइन में नहीं. एंड mod x plus 1 is v shaped at -1. यानी mod x plus 1 x plus 1 निगेटिव होगा यदि हम इधर का कोई x का वैल्यू लेते हैं. तो mod x plus 1 इधर निगेटिव होगा और इधर -1 से बड़ा x का कोई वैल्यू लेंगे तो x plus 1 पॉजिटिव होगा. पॉजिटिव निगेटिव देखना क्यों जरूरी है? क्योंकि उसी के आधार पर मॉडुलस आप घटा सकते हैं. और mod x का टर्निंग पॉइंट 0 है. 0 से छोटा कोई नंबर लेंगे तो निगेटिव होगा और 0 से बड़ा कोई नंबर लेंगे तो पॉजिटिव होगा. तो हम इसको एक पॉइंट -1 पर सोचना पड़ेगा, 1.0 पे सोचना पड़ेगा, इस इंटरवल में सोचना पड़ेगा, इस इंटरवल में सोचना पड़ेगा. 1 2 3 4 5 केसेस हो गए. यहाँ पर सिर्फ 2 मॉडुलस फंक्शन एक साथ इन्वॉल्व है. 2 से अधिक होगा तो ऐसे बढ़ते जाएंगे. लेकिन इसको ब्रेक करना बहुत इजी है. fx इज, मान लो x हम इस रेंज में ले रहे हैं लेस देन -1.
तो इस रेंज में देखो दोनों निगेटिव, इस रेंज में दोनों निगेटिव, तो मॉडुलस साइन हटाएंगे तो माइनस एक्स माइनस, ये पहले से माइनस है ध्यान दो, और इसका वैल्यू निगेटिव ऑफ x प्लस 1 होगा व्हेन x इज लेस देन माइनस 1। ये केस हम ले लिया। अब दूसरा केस ले रहे हैं, यदि x इस रेंज में है तो देखो ये पॉजिटिव हो गया, माइनस 1 कौन सा है, इसका है, तो x प्लस 1 इधर पॉजिटिव होगा, लेकिन ये नेगेटिव हो रहा है, कौन, टर्निंग पॉइंट 0 किसका, मॉड x का। तो इस रेंज में मॉड x माइनस x होगा एंड मॉड x प्लस 1 इस रेंज में x प्लस 1 होगा। तो मॉड x इज माइनस x माइनस, और इस रेंज में ये माइनस 1 के राइट साइड हो गया, इसके टर्निंग पॉइंट का राइट साइड है, तो x प्लस 1 इज पॉजिटिव, इट इज सिंपली x plus 1 when x is less than 0 but greater than minus 1। फिर ये रेंज लिया, इसमें देखो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, तो मॉड x इज x माइनस x प्लस 1 if x is greater than 0। लेकिन अभी दो पॉइंट छूट रहा है, हमने ऑल रियल नंबर्स लेस देन माइनस 1 कंसीडर किया, ऑल रियल नंबर्स बिटवीन माइनस 1 एंड 0 इन द इंटरवल माइनस 1 एंड 0 कंसीडर किया, एंड ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन 0 कंसीडर किया, लेकिन माइनस 1 पर 0 पर हम यहाँ एक साथ लिख सकते थे, लेकिन आपको समझने के लिए हम यहाँ पर इसको सेपरेटली लिख रहे हैं, बाद में आप कंबाइन कर सकते हैं। मान लो हम माइनस 1 लेते हैं, तो मॉड x ऑफ माइनस 1 ये माइनस फॉर्मूला का माइनस है, एंड x का वैल्यू माइनस 1 लिया तो माइनस 1 प्लस 1 0, मॉड 0 0 when x is माइनस 1, और 0 लिया, मॉड 0 0 माइनस 0 लिया तो 0 प्लस 1 1, मॉड 1 1 when x is 0। So what we get, minus x minus minus plus x plus 1 when x is less than minus 1। minus x and minus x minus 2x minus plus minus 1 when x is less than 0 but greater than minus 1। x minus x 0 minus 1 when x is greater than 0, and 1 if x is minus 1 and 0 if x is minus 1, minus 1 if x is 0। फाइनली एक स्टेप और लिखेंगे, इज इक्वल टू, अब देखो इट इज 1 when x is less than minus 1 and equal to minus 1 पर भी 1 है, इसलिए इक्वल कर दिया। फिर निगेटिव 2x minus 1 if x is less than
0 greater than -1 and -1 if x is greater than 0 और इक्वल टू 0 पर भी देखो -1 इसलिए इक्वल टू कर दिया। अब जरा पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी की बात सोचिए। यदि हम लेस देन -1 लेते हैं, x इज लेस देन और इक्वल टू -1 नहीं, टर्निंग पॉइंट पर नहीं, x इज लेस देन -1 लेते हैं तो इट इज कांस्टेंट फंक्शन हेंस कंटीन्यूअस। -1 और 0 के बीच लेते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन हेंस कंटीन्यूअस। ग्रेटर देन 0 लेते हैं कांस्टेंट फंक्शन हेंस कंटीन्यूअस। लेकिन दो टर्निंग पॉइंट है -1 और 0, वहां पे हम डेफिनेशन से नहीं देंगे, तो प्रॉपर्टी से नहीं दे सकते हैं, वहां पे हमको डेफिनेशन अप्लाई करना होगा। वहां पर फंक्शन वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट करके जवाब देना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर आपको दो केस बनते हैं। केस 1 एट -1 निकाल के देखिए, फंक्शन वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और केस 2 एट 0 निकाल कर देखिए, कंटिन्यूअस आएगा। ये आपके लिए होमवर्क छोड़ते हैं। हम ये चीज बताए क्यों? क्योंकि इसकी जरूरत आपको इंटीग्रेशन में भी पड़ेगी और यह बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये बहुत जगह आपको जरूरत पड़ेगा, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, दोनों जरूरत पड़ेगा। यहाँ पर हम इसका ग्राफ देखना चाहते हैं। देखो कितना इंटरेस्टिंग ग्राफ है। ग्राफ से हम कुछ बातें डिस्कस करना चाहते हैं। देखिए, for all x less than equal to -1 image is 1। और -1 से छोटा भी हम लेंगे तो इमेज इज 1। एक ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा, इट विल गो अप टू इंफिनिटी। व्हेन x is equal to 0 image is -1, greater than 0 image is -1। when x is 0 image is -1 और 0 से बड़ा भी तो इमेज -1। ये जाएगा अप टू इंफिनिटी। इसके बीच आप पॉइंट लेके प्लॉट कीजिए। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूअस है थ्रू आउट, ये ऐसा है। ऐसा है, ये 45 डिग्री होगा। क्यों? y इज -2x -1, y इज mx plus c, m इज -2, नेगेटिव है। सॉरी 45 डिग्री नहीं होगा, लेकिन स्लोप जो है नेगेटिव होगा। आप देख सकते हैं ये मिड पॉइंट होगा, एट पॉइंट -0.5 y 0 होगा, आप रख के देख सकते हैं। अब देखिए, ये कर्व बता रहा है कि इट इज थ्रू आउट कंटिन्यूअस। ऐसा चला, ऐसा चला और फिर ऐसा चला, ये पॉइंट। लेकिन फंक्शन आप देखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यदि आपको ग्राफ याद है, नेचर याद है, या इस तरह का ग्राफ तुरंत आपको समझ में आना चाहिए। ए -1 तो -1 से इधर पैरेलल चला जाएगा, 0 तो 0 से इधर पैरेलल चला जाएगा, इसके बीच ऐसा होगा। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा होगा। 0 ही नहीं, इधर भी हो सकता है ऐसा। तो इन ऑल केसेस इट इज कंटिन्यूअस। लेकिन जहां पर टर्निंग पॉइंट -1 एंड 0 टर्निंग पॉइंट, वहां पर इसको V शेप बन रहा है। दैट्स व्हाई
इन पॉइंट्स पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। चूंकि अभी डिफरेंशिएबिलिटी आप नहीं पढ़े इसलिए डिटेल अभी नहीं जाएंगे, सिर्फ नहीं बता रहे हैं ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? डिफरेंशिएबिलिटी जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहाँ हम इसको फिर से देखेंगे और वहाँ बताएंगे कि देखो यहाँ पर दो टेंजेंट हो रहा है, इस पॉइंट पर लेफ्ट साइड में टेंजेंट इधर जाएगा, राइट साइड में इधर जाएगा। चूंकि इस पॉइंट पर दो टेंजेंट हो रहा है, सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट। एंड सेम फॉर हियर, एक टेंजेंट इधर हो जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और एक टेंजेंट इधर हो जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव। दैट्स व्हाई फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट -1 and 0, x equal to -1 and at 0, and at all other points function is differentiable. Find the value of a if the function f(x) defined by this. अब यहाँ देखो एक ही अननोन है तो एक ही बार एक ही कंडीशन से हो जाएगा। और ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, इसका आंसर भी बता दे रहा हूँ। इट्स आंसर इज 3, ए इज 3। ये आप लोग करेंगे और डाउट होने पर हमसे सॉल्यूशन आप भेजेंगे, हम चेक कर देंगे कि क्या गलती है। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिनको लिमिट निकालने आता है इसको आसानी से कर लेंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड में दो बार 6 नंबर में आ चुका है और प्रेजेंटली बहुत चांसेस है इसको पूछे जाने का। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इफ द फंक्शन f(x) is this is continuous at 0, ऑलरेडी कह रहा है कि इट इज कंटिन्यूअस एट 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यदि कंटिन्यूटी चेक करना रहता तो क्वेश्चन का पैटर्न अलग हो जाता। यहाँ पर ऑलरेडी कह रहा है कि ये कंटिन्यूअस है एट 0। तो जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले बतलाए थे कि आप लिखेंगे सिंस f is continuous at 0, therefore functional value at 0 must be equal to left hand limit at 0 must be equal to right hand limit at 0। चूंकि क्वेश्चन यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स है, तो एक साथ यदि आप लिखेंगे अपनी कॉपी पर तो स्पेस उतना नहीं मिलेगा और लिखने में असुविधा होगी और गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए ऐसे केसेस में आप अलग अलग निकालिए। तो व्हाट इज फंक्शनल वैल्यू? क्लियरली फंक्शनल वैल्यू एट 0 is given. See, when x is 0, value is a. अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। चूंकि यहाँ पर एक ही अननोन है, एक ही क्वेश्चन चाहिए, तो या तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट से आ जाएगा या राइट हैंड लिमिट से, किसी भी एक से आ जाएगा। यदि कंटिन्यूटी चेक करनी रहती तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालना ही पड़ता और राइट हैंड लिमिट भी निकालना ही पड़ता। यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी है, सिर्फ हमको एक इक्वेशन चाहिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट से भी मिल जाएगा और राइट हैंड लिमिट से भी मिल जाएगा, दोनों निकालने की जरूरत नहीं है। तो ऑल्सो लेफ्ट हैंड लिमिट at 0, limiting value of the function at 0 minus h as h tends to 0, limit h tends to 0, value of the function at 0 minus h. 0 minus h is a quantity just less than 0 और less than 0 के लिए ये डेफिनेशन है। लेकिन ध्यान रहे इस x के जगह हमारा 0 minus h,
इस x के जगह 0 माइनस एच, इस x के जगह 0 माइनस एच। तो ये सावधानी बरतें। सो वी गेट 1 माइनस cos 4 ऑफ 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच का होल स्क्वायर। लिमिट h tends to 0, 1 minus, it is cos of minus 4h, and we know cos of minus theta is cos theta, so it is simply cos 4h। और एग्जाम में आप डायरेक्ट लिखेंगे 0 माइनस एच इज माइनस एच का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, डायरेक्ट लिखेंगे। प्रॉब्लम इज ट्रिगोनोमेट्रिक, h tends to 0 and h is present isolatedly in denominator, so try for a factor of sin h or tan h in numerator, जैसा कि लिमिट में हम बता चुके हैं। सो हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h tends to 0, और ये रिजल्ट आप लोग को बार बार हम स्ट्रेस देते हैं 1 minus cos 2 theta is 2 sin स्क्वायर थीटा, जो यहाँ है उसका ये हाफ होगा। तो 1 माइनस cos 4 इसको लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर हाफ ऑफ 4h 2h अपॉन h स्क्वायर। अब लिमिट एडजस्ट कर दीजिए, हम इसको लिख सकते हैं इस 2 को बाहर कर दिए, कॉन्स्टेंट मल्टीपल पर लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। sin स्क्वायर 2h, तो हम लिख रहे हैं sin 2h अपॉन 2h इंटू 2 लिमिट एज h टेंड्स टू 0 मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2, सो इट इज 2h टेंड्स टू 0, और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बीइंग स्क्वायर h स्क्वायर sin स्क्वायर 2h, तो इसका वैल्यू 1 हो गया, सो इट इज 2 इंटू 1 इंटू 2 स्क्वायर, दैट इज 8। और आंसर आपका यहाँ कंप्लीट हो गया, आंसर आपका कंप्लीट हो गया, क्योंकि चूंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये तीनों एग्जिस्ट करेंगे और आपस में इक्वल होंगे। फंक्शनल वैल्यू at 0 is a and left limit at 0 is 8, so a is 8। तो फाइनल आंसर यहाँ लिख देंगे, this implies a is 8। लेकिन मान लो कोई लेफ्ट लिमिट लेकर नहीं चलता, राइट लिमिट लेकर चलता, या मान लीजिए आपको ये नहीं दिया रहता कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 0, a का वैल्यू दे देता कुछ और कहता एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट 0, तो आपको राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ता। इसलिए हम यहाँ पर राइट हैंड लिमिट भी निकाल के आपको दिखा देते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन हमने आप लोगों को लिमिट में भी दिया था कि आप निकालेंगे, कंटिन्यूटी में आपको फायदा होगा। तो देखिए राइट हैंड लिमिट at 0, limiting value of the function at 0 plus h as h tends to 0, limit h tends to 0, value of the function at 0 plus h, 0 plus h is a quantity greater than 0, और greater than 0 के लिए ये डेफिनेशन है। लेकिन ये ध्यान रहे x के जगह हमारा जो छोटी ब्रैकेट में होता है वो x होता है 0 प्लस h, तो इट इज अंडर रूट 0 प्लस h अपॉन अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट 0 प्लस h माइनस 4।
अब यदि आप लिमिट निकालना जानते हैं, जैसा कि हमने बहुत स्ट्रेस दिया था आप लोगों को, टेक्निक ऑफ फाइंडिंग लिमिट, तो रेडिकल साइन इज कनेक्टेड विथ नेगेटिव साइन। रेशनलाइज करेंगे, जैसे ही रेशनलाइज करेंगे आंसर आएगा। एक स्टेप इसको और हम लिख लें, इट इज लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर में है रूट h और नीचे अंडर रूट 16 प्लस रूट h। ये प्लस है, प्लस से रेडिकल साइन कनेक्टेड होने से हमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। -4, इससे हमको मतलब है, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करती है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट h टाइम्स अंडर रूट 16 प्लस रूट h प्लस 4, और नीचे उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिख के दिखाना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट आप बोलिए क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, बचेगा क्या, 16 प्लस रूट h माइनस बी स्क्वायर 16। सो इट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट h 16 प्लस रूट h माइनस 4, और नीचे ये प्लस 16 माइनस 16 कैंसिल रूट h, और h टेंड्स टू 0, so h is not 0, so root h is not 0, so this cancel। अब जो बचा उसमें लिमिट ले लीजिए h 0, रूट 0 0, 16 प्लस 0 16, रूट ऑफ 16 4, so what we get, 4 माइनस, ये माइनस था प्लस है, माइनस था प्लस है, तो 4 प्लस 4 इज 8। अब देखिए RHS भी 8 आया, तो यदि कोई RHS लेफ्ट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो इस तरह से निकालेंगे। ये पार्ट इस क्वेश्चन में बनाने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन में फंक्शनल वैल्यू एंड लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, या फंक्शनल वैल्यू एंड राइट हैंड लिमिट निकालिए, दैट इज सफिशिएंट। लेकिन यही क्वेश्चन रहता कि एग्जामिन वेदर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट, ये नहीं निकालना रहता, इस एक जगह 8 दे देता या कोई और नंबर दे देता और आपसे पूछता ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो वहां पर आप बाउंड है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शनल वैल्यू तीनों निकालने के लिए, और जब तक तीनों निकालेंगे नहीं आपका आंसर नहीं होगा। इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने राइट हैंड लिमिट भी यहाँ पर बतलाया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 ऑनवर्ड्स और 2-3 क्वेश्चन है, ये हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे।